नमस्कार साथियों, रीनल सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम जो है वो रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं और रीनल सिस्टम में अब तक हमने जो है वो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसी में हमने साथ में देखा कि इसमें कौन कौन से जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमने जो है वो किडनी देखा था, देन यूरेटर देखा था, यूरिनरी ब्लैडर देखा था एंड यूरिथ्रा देखा था। उसके बाद जो है वो हमने इसमें डिस्कस किया था कि किडनी जो है वो कहाँ पे सेचुरेटेड होती है, एब्डोमिनल में कौन से एरिया में सेचुरेटेड होती है, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया क्या होता है, उसमें और कौन कौन से ऑर्गन जो है वो सेचुरेटेड होते हैं, देन इसका डेवलपमेंट कब होता है, क्या साइज होती है, क्या शेप होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही जो है वो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इसमें कौन कौन सी लेयर होती है, बाहर आउटर लेयर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है और इनर में जो है वो क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स क्या होता है और मेंडुला क्या होता है। उसी के साथ हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था कि रीनल पेल्विस क्या होता है, हाइलम क्या होता है, मेजर कैलेक्स होता है, माइनर कैलेक्स क्या होता है। इन सबको डिस्कस करने के बाद जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास में आज का हो जाएगा नेफ्रॉन्स, यानी कि आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक हो जाएगा नेफ्रॉन्स। दोस्तों नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर या रीनल सिस्टम के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेफ्रॉन्स ही है, या दूसरे शब्दों में कहे कि इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी की जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन्स ही है। दूसरे शब्दों में कहे कि जो भी चीज़ एक्टिविटी होती है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो है वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है, वो किस पे डिपेंड होती है या कौन करता है, वो करता है हमारे पास में नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि सारी चीज़ें जो है वो यही करता है। और दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि नेफ्रॉन्स जिसको समझ में आ गया या नेफ्रॉन्स किस तरीके से जो है वर्क करता है, तो उसमें हमारे पास में मेजर पोर्शन जो है वो रीनल का समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो दोस्तों इसको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। तो ये तो होगी पहली चीज़ कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। देन अगर हम इसके नंबर्स की बात करें कि ये कहाँ पे जो है वो कितने नंबर्स में होते हैं, तो एक किडनी की अगर हम बात करें तो वो होता है 1 से लेके 1.3 मिलियन, यानी कि इतने नंबर्स में जो है वो इनकी संख्या होती है। सीधे शब्दों में कहे 10 लाख से लेके 13 लाख तक ये इनकी जो है वो संख्या होती है। मिलियंस की अगर बात करें 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो ये जो है वो इसके नंबर्स होते हैं। देन इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है देन नेफ्रॉन्स की जो है वो संख्या घटती रहती है। आफ्टर 15 ईयर्स ये जो है वो 1% पर ईयर जो है वो घटती रहती है, यानी कि 1% के हिसाब से पर ईयर जो है वो धीरे धीरे इसकी संख्या घटती रहती है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। देन अगर हम इसमें बात करें कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये 1 से लेके 1.3 मिलियन जो है वो इसके नंबर्स होते हैं, और 50 साल के बाद में जो है वो इसके नंबर्स धीरे धीरे जो है वो कम होने लगते हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और ये चीज़ आपने भी देखी है, नोटिस की है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहती है। उसके और भी रीजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, देन कंट्रोल है, मैच्योरेशन प्रोसेस है, और भी सारी चीज़ें हैं, वो 1 बाय 1 करके जो है वो आएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी आती है हमारे पास में। तो दोस्तों अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। तो दोस्तों आपने जो है वो ड्यूरिंग अपने नर्सिंग के टाइम पे या आपने देखा होगा कि नेफ्रॉन्स जो है वो इस तरीके का होता है। नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन्स जो है वो ये जो आप बेसिकली स्ट्रक्चर देखोगे, जो आपने जो है वो देख भी रखी होगी, और ये जो चीज़ देख रहे हो वो हमारे पास में आता है नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये जो आप बेसिकली देख रहे हो ये हमारे पास में जो है वो नेफ्रॉन्स आ गया। टोटल अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है वो टोटल होती है हमारे पास में 3 to 5 mm, यानी कि इसकी जो है वो टोटल लेंथ कितनी होती है, 3 to 5 mm इसकी लेंथ होती है। इसको जो है वो टोटल इसको जो है वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट कौन कौन से होता है,
पहला आता है हमारे पास में बोमेन कैप्सूल, दूसरा आता है हमारे पास में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, तीसरा आता है हमारे पास में लूप ऑफ हेनले, देन उसके बाद में आता है हमारे पास में डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, देन उसके बाद आता है हमारे पास में कलेक्टिंग डक्ट्स। यानी कि टोटल जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया हमारे पास में ग्लोमेरुलर कैप्सूल। कई बुक्स में जो है वो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस को जो है वो एक बता दिया है, इसलिए 3 भी मानते हैं, लेकिन हमें जो है वो समझने से मतलब है ये हो गया हमारे पास में ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये जो एरिया देख रहे हो लूप ऑफ हेनले से पहले, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। दोस्तों याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये हर जगह जो है वो काम में आएंगे और इनका सबका जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन होता है। देन ये चीज हो गई हमारे पास में लूप ऑफ हेनले, और देन ये चीज हो गई हमारे पास में डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, और ये चीज हो गई हमारे पास में कलेक्टिंग डक्ट्स या कलेक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है हमारे पास में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। यहाँ से जो है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी, देन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में जो है वो यूरिन के या जो हमारे पास में जो फिल्टर प्रोडक्ट है वो आगे कैसे जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम उसको यूरिन नहीं बोल सकते, वो एक फिल्ट्रेशन पार्ट होता है, उससे यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको हम देखेंगे। तो ये चीज जो है वो समझ में आ गई दोस्तों। अब ये अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन्स का। मैंने सिर्फ पार्ट बताया आपको, ये होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये होता है हमारे पास में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ये होता है लूप ऑफ हेनले, ये होता है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, और वो होता है कलेक्टिंग डक्ट्स या कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये सारी चीजें होगी। अब देन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? एक आर्टरी जो है वो आती है और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो ग्लोमेरुलस बनाती है, और वो आर्टरी जो है वो बाहर निकल जाती है। दोनों का अलग अलग नामकरण है, इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टरी और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। अब ये अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी जो है वो किस तरीके से आती है, किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपने देखा है कि ये हमारे पास में 2 किडनी होती है, ये जो है वो हमारे पास में 2 किडनी है, ये 2 किडनी है, और यहां पे आपने देखा था कि अरोटा से एक ब्रांच आती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? दोनों को अलग अलग कलर में कर देते हैं ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। ब्लू कलर से कर देते हैं हम हमारे पास में इंफीरियर वेना केवा को, जो यहाँ पे जाती है, जो कि ब्लड को जो है वो वापस लेके जाती है, और उसी के साथ से जो है वो हम एब्डोमिनल अरोटा को ले लेते हैं। ये रेड कलर का हो गया हमारे पास में एब्डोमिनल अरोटा, इसकी ब्रांचेज जो है वो इस तरीके से जाती है। यानी कि ब्लड जो है वो एब्डोमिनल अरोटा से जो है वो रीनल आर्टरी आती है, 2 रीनल आर्टरी आती है, एक राइट साइड में चली जाती है और एक जो है वो हमारे पास में लेफ्ट साइड में चली जाती है। ठीक उसी तरीके से वापस ब्लड कलेक्ट कैसे किया जाता है? ये इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा से ये रीनल वेन है, ये हमारे पास रीनल वेन है, और रीनल वेन से ब्लड जो है वो वापस आता है। ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखी रखी, लेकिन इसके बाद इसका डिवाइडेशन किस तरीके से होता है उसको मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास में रीनल आर्टरी आ गई, ये रीनल आर्टरी से दोनों साइड जो है वो ब्लड चला गया, राइट रीनल आर्टरी से राइट साइड में चला गया, और लेफ्ट रीनल आर्टरी से जो है वो लेफ्ट किडनी में चला गया। तो सबसे पहले ये होता है हमारे पास में अरोटा, ये अरोटा का डिवाइडेशन होता है हमारे पास में एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा, ये एब्डोमिनल अरोटा हो गई हमारे पास में रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी जो है वो देन डिवाइड होती है सेगमेंटल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, देन ये सेगमेंटल आर्टरी जो है वो लोबल आर्टरी, देन ये लोब्यूल से लेती है लोब्यूलर आर्टरी, लोब्यूलर आर्टरी, ये लोब्यूलर आर्टरी से जाती है हमारे पास में अफरेंट आर्टरी, और अफरेंट आर्टरी से हो जाता है हमारे पास में इफरेंट आर्टरी।
दोस्तों ये देखिए आपको किस तरीके से जो है वो चेंजेज होता है या किस तरीके से जो है वो इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसी को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो दर्शाई गई है किस किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीज़ें चेंजेज हो रही है। सबसे पहले ये होती है अरोटा। अरोटा का डिवाइडेशन होता है। अरोटा का डिवाइडेशन यानी कि इन द सेंस अरोटा आती है, देन ये थोरेसिक अरोटा, फिर एब्डोमिनल अरोटा। ये जो चीज़ देख रहे हो ये है हमारे पास में एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा से फिर ब्रांच हुई है हमारे पास में रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में ये एब्डोमिनल अरोटा यहाँ से डिवाइड होकर दो आर्टरी में चलेगी। कौन कौन सी? राइट रीनल आर्टरी राइट साइड को देगी और लेफ्ट रीनल आर्टरी जो है वो लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई देगी। देन इसके बाद में जो है ये देन फिर से डिवाइडेशन होती है और ये बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी, यानी कि धीरे धीरे जो है वो अलग अलग सेगमेंट जो बने हुए हैं वहां पे ये सप्लाई देना चालू कर देगी, यानी कि अलग अलग जगह जो है वो सप्लाई देना चालू हो जाएगी। उसके बाद बोलते हैं उसको लोबल आर्टरी। लोबल आर्टरी यानी कि छोटी छोटी लोब्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लोबुलर आर्टरी लोबल आर्टरी बोलते हैं, यानी कि छोटी छोटी जो है वो लोब्स में डिवाइड हो जाएगी। देन उसके बाद में बोलते हैं लोबुलर आर्टरी। लोबुलर आर्टरी क्या होता है कि और छोटी छोटी ब्रांचोज में डिवाइड हो जाएगी। ये यहाँ से डिवाइडेशन हुआ, देन इसके बाद और डिवाइडेशन हुआ। ये हमारे पास में लोबुलर आर्टरी जो है वो किस में बदलेगी? हमारे पास में एफरेंट आर्टरी। और एफरेंट आर्टरी जो है वो किस में बदलेगी? एफरेंट आर्टरी में। यानी कि ये चीज जो है वो आपको समझ में आ गया। ये जो मैंने आपको बताया था अफरेंट आर्टरी, यानी कि टोटल इसके पीछे का सीन में आपको जो है वो ये बता रहा हूं कि किस तरीके से कैसे कैसे डिवाइडेशन हो गया। यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो ये हो गया हमारे पास में रीनल आर्टरी, ये फिर से डिवाइड हुई, उसको बोला हमने जो है वो सेगमेंटल आर्टरी, देन फिर से डिवाइड होगी, देन लोबल आर्टरी, फिर से डिवाइड होगी, देन उसको लोबुलर आर्टरी। लोबुलर आर्टरी जो है वो फिर हर नेफ्रॉन्स में जाती है। हर नेफ्रॉन्स में जाने के बाद जिस नेफ्रॉन्स में एंट्री करती है उसको बोलते हैं अफरेंट आर्टरी, और जो जहां से आउट होके निकलती है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। यानी कि अगर नेफ्रॉन्स की अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखें या हम सिर्फ उसी की देखें तो ये हमारे पास में जो है वो बोमेन कैप्सूल आ गया। बोमेन कैप्सूल में ये हमारे पास में जो है वो आर्टरी ले लेते हैं। ये जो आर्टरी देखी ये हो गए हमारे पास में कौन सी दोस्तों? अफरेंट आर्टरी। और यहां से जो है वो ग्लोमेरुलस हो गया। देन इसके बाद जो है वापस निकला, इसको बोलेंगे हम इफरेंट आर्टरी। क्लियर है दोस्तों? इसमें जो है वो क्या होता है कि हमेशा ध्यान में रखना अफरेंट आर्टरी का डायमीटर जो है वो कम होता है और इफरेंट आर्टरी का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि इसके कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा होता है। तभी तो जो है वो हमारे पास में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस बनेगी। यानी कि यहाँ पे ब्लड जो है वो किस तरीके से फिल्टर होगा, उसकी प्रोसेस कैसे बनेगी, ये है हमारे पास में अफरेंट आर्टरी। अब अफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टरी का डायमीटर जो है वो कम होता है। तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में हमारे पास में जो है वो कंप्लीटली 3 प्रोसेस आती है। पहली आती है हमारे पास में दैट इज फिल्ट्रेशन, दूसरी आती है हमारे पास में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्वेशन, देन उसके बाद में आता है सिक्रेशंस। इस 3 फेज में जो है वो हमारे पास में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो किस तरीके से होता है उसको हम ले लेते हैं। दोस्तों ये हो गए हमारे पास में अफरेंट आर्टरी। क्या हो गया दोस्तों? अफरेंट आर्टरी। और ये हो गया हमारे पास में ग्लोमेरुलस। इसको मैं अगर देखूं तो ये हो गया हमारे पास में ग्लोमेरुलस, और उसके बाद में हो गया हमारे पास में इफरेंट आर्टरी। इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होगी। अब इसको समझने के लिए जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा पाइप है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे बड़ा पाइप है और यहाँ पे मैंने छोटा पाइप लगा रखा है, और उनके बीच में मैंने जो रबर की ट्यूब आती है, जो टायर वाली ट्यूब आती है, उसको लगा दिया है और उस पर छोटे छोटे होल कर दिए। यानी कि यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे होल हो। होल इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है? प्रीमेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओनली 1 लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि कैपिलरीज की एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एक बड़ा पाइप ले लिया, देन उसके बाद जो है वो रबर की ट्यूब लगा दी, छोटी सी जो है वो ट्यूब लगा दी, देन उसके बाद में जो है वो छोटा पाइप लगा दिया। अब दोस्तों बड़े पाइप से प्रेशर आएगा और आगे छोटा पाइप लगा हुआ है, तो सारा का सारा प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आगे पाइप छोटा है, यहाँ पे पाइप बड़ा है। छोटे पाइप से बड़े में जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े से छोटे में जाएंगे तो प्रेशर यहाँ पे अराइज होगा। तो प्रेशर यहाँ पे अराइज होगा तो यहाँ पे जो है वो प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। यानी कि कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारे पास में कौन सी? फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास में एफरेंट आर्टरी का डायमीटर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है
और इफरेंट आर्टरी का डायमीटर जो है वो अफरेंट आर्टरी के कंपैरिजन में कम है। तो इसकी वजह से सारा का सारा प्रेशर जो है वो यहाँ पे जनरेट होता है या दूसरे शब्दों में कहें कि वहाँ पे जो है वो अराइज होता है। तो जो भी चीज़ प्रोडक्ट है जो इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, ब्लड है, तो उस ब्लड में से बहुत सारे पार्ट जो है वो निकल जाते हैं। अब कौन कौन से निकलते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, उसको जो है वो हम आगे देखेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आया, यानी कि इस तरीके से जो है ये आगे बढ़ता रहता है। अफरेंट आर्टरी आती है, ग्लोमेरुलस से जाता है और इफरेंट आर्टरी के होते हुए जो है वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम हमारे पास में ब्लड सेल्स के अलावा जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो निकल जाती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो है वो मैक्सिमम चीज़ जो है वो यहाँ से निकल जाती है। मैक्सिमम चीज़ जो है वो यहाँ से निकल जाती है। कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ा हमने छोड़ा है कि एक तो हमारे पास में ब्लड सेल्स में क्या क्या चीज़ें आ गई, ब्लड सेल्स में आ गई हमारे पास में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये। और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास में प्लाज्मा प्रोटीन में कौन सी चीज़ें आती है, 3 प्रकार की बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन और तीसरी होती है फिब्रिनोजन। तो ये बेसिकली 3 प्रकार की जो है वो प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन को और हमारे पास में ब्लड सेल्स को छोड़ के करीब करीब चीजें जो है वो सारी निकल जाती है। जिस रेट से जो है वो फिल्टर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जिस प्रोसेस से जो है वो फिल्टर होता है जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितने जो है वो 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो फिल्टर कर देते हैं, जिसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि 125 ml पर मिनट, यानी कि इतना ब्लड जो है वो हमारी किडनी जो है वो फिल्टर कर देती है। कितना, 125 ml पर मिनट के हिसाब से जो है वो ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब आप इसको जो है वो देख लीजिए कि कितना ब्लड जो है वो हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है, यानी कि टोटल अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो करीबन 1800 लीटर जो है वो ब्लड जो है वो पर दिन में फिल्टर कर देती है। इतना ब्लड जो है वो फिल्टर कर देती है। अब आप कहोगे कि सर इतना तो होता ही नहीं है, कंटिन्यूसली प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, इतनी ही हमारे पास में प्रोसेस है। अगर देखा जाए तो 1 दिन के अंदर जो है वो इतना ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। ये हमारे पास में नॉर्मल रेट है जीएफआर की, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि इतने में जो है वो फिल्टर कर देते हैं। 125 ml पर मिनट के हिसाब से जो है वो फिल्टर हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद में क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस चलती है। अलग अलग प्रोसेस क्या होती है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में वापस उनका रीएब्जॉर्बेशन होता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट गए थे उसमें कौन सा चीज़ हमारे पास में काम की है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी चीज़ें छोड़ दी जाती है। जितना भी हमारे पास में रहता है अप्रोक्सीमेटली 1% जो है वो यूरिन बनता है, यानी कि जितने भी हमारे पास में फिल्टर हुआ उसके बाद में 1% जो है वो हमारे पास ब्लड रह जाता है। यानी कि अगर हम पर डे की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो हो पर डे सीक्रेट होता है, इतना ही होता है। नॉर्मल की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लीटर जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन पर डे होता है। इसी में आगे ले लेते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होती है और नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। पहली चीज हमने डिस्कस कर ली जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो कितनी होगी दोस्तों, वो हो गई हमारे पास में 125 ml पर मिनट। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट चीज आ जाती है दोस्तों, वो आ जाती है